नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है मेजर टेस्ट 3 देख रहे थे और इसके बाद अपन जो है ना अपनी ये दूसरी क्लास है मेजर टेस्ट 3 की, और कल तीसरी, परसों चौथी, परसों पूरा हो जाएगा। उसके बाद में 3-4 दिन में हम क्या करेंगे, जो फाइनल टेस्ट 3 है, जो तीसरा जो फाइनल टेस्ट हुआ फुल लेंथ टेस्ट, वो देखेंगे। उसके बाद 25 तारीख से शीतकालीन छुट्टियां पड़ जाएगी सरकारी स्कूलों में। तो फिर मैं आप गांव जाकर आपको 25 या 26 तारीख को अपन 6-7 घंटे की एक मैराथन क्लास चलाएंगे लाइव। ठीक है, लाइव चलाएंगे, सबको जुड़ना है। आपको मैं पहले शेड्यूल बता दूंगा। ठीक है, लाइव जुड़ना है और अपन जो है वाद विवाद टाइप से जो है हर पर्सन को सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर भी जानेंगे। ठीक है, तो आप जरूर जो है उस दिन जुड़ना। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 की, कि विश्व के किस प्रदेश में चीखता साटा चलता है। अब आपको मैं 3 नाम बता रहा हूं, याद रखने आपको। एक तो होता है गरजता चालीसा। क्या होता है? गरजता चालीसा। ठीक है। एक होता है प्रचंड पचासा। क्या होता है? प्रचंड पचासा। ठीक है। और एक होता है आपका चीखता साटा। चीखता साटा, ये क्या चीज है? सबसे पहले तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि दक्षिण अक्षांश याद रखना है। तो जो भी उत्तरी अक्षांश है वो तो काट दो। ठीक है, हमेशा क्या याद रखना है? दक्षिण अक्षांश। जो आपका गरजता चालीसा है ना, वो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। और जो प्रचंड पचासा है, ये 50 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश पर चलती है हवाएं, ये भी। ठीक है। और चीखता साटा 60 डिग्री पर चलती है, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ दक्षिण में, उत्तरी जो है इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी अक्षांश में चलती है ये, उत्तरी अक्षांश में नहीं चलती। तो ध्यान रखना, जो चीखता साटा जो है आपका वो है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जो गरजता चालीसा वो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और जो है आपका प्रचंड पचासा है 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। प्रवास से संबंधित गुरुत्व मॉडल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? वैसे तो ये चीजें मैं आपको पहले ही करवा चुका, लेकिन फिर भी देखो, प्रवास से संबंधित गुरुत्व जो मॉडल सिद्धांत है, उसका जो आपका प्रतिपादक है वो कौन है? तो उत्तर होगा इसका रायली। ठीक है, उत्तर कौन होगा? रायली। बात करें जीके जीफ की, तो जो जीके जीफ है ना आपके, वो किसके जो मतलब जो कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ठीक है, प्रवास का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया? जीके जीफ ने। एवरेट ली ने क्या दिया? ली सिद्धांत दिया, जिसको कहते हैं व्यापक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यापक सिद्धांत। अभी थोड़ा सा क्या कि स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जाना होता है स्कूल, तो मैं थोड़ा सा आपको कम समझा पाऊंगा आज, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, फिर भी जो अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। स्टोकर ने जो दिया था सिद्धांत, उसको कहते हैं अंतरालयी अवसर सिद्धांत। अंतरालयी अवसर सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है इसके उत्तर होंगे। तो देखो, गुरुत्व मॉडल किसने दिया? रायली ने। प्रवास का बात हो रही है, जीके जीफ ने दिया न्यूनतम प्रयास, एवरेट ली ने लिया, जो दी एवरेट ली है उन्होंने कौन सा दिया? व्यापक सिद्धांत। और स्टोकर ने दिया अंतरावली अवसर सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में संख्या के आधार पर शीर्ष अप्रवासी देश है। अप्रवासी देश ऐसे देश जहां मतलब अप्रवासी कौन होते हैं? ऐसे जो है व्यक्ति जो एक देश से उठकर दूसरे देशों में जाकर क्या होते हैं, मतलब वहां पर परमानेंट सेटल होने की जो है भावना रखते हैं, तो वो होते हैं अप्रवासी। तो संख्या के आधार पर शीर्ष अप्रवासी देश कौन से हैं? तो उत्तर होगा इसका अमेरिका और जर्मनी। ध्यान रख लेना, उत्तर आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन की। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में संख्या के आधार पर शीर्ष अप्रवासी देश कौन से हैं? आपके अमेरिका और जर्मनी, मतलब यहां पर आगे सबसे ज्यादा रह रहे हैं लोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी संगठन है, ठीक है, इसकी जो स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 6 दिसंबर 1951 को। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय रखा गया वो रखा गया जनेवा में। ठीक है, कब रखा गया? जनेवा में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्रवासी दिवस कब आता है, पूछ सकते हैं आपको। तो प्रवासी दिवस आपका आता है कब? प्रवासी दिवस आता है जो 18 दिसंबर को। ठीक है, एक है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस आता है? तो 10 दिसंबर को आता है मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानवाधिकार दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन 6 दिसंबर 1951 को जनेवा में जो है इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। और प्रवासी दिवस आपकी आती है 18 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को आती है मानवाधिकार दिवस। और प्रवासी दिवस जो है ये जो आपका यूएनओ है उन्होंने कब स्टार्ट की? तो ये की सन 2000 में। कब? सन 2000 में जो है ये प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
30वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत में होने वाला सर्वाधिक अंतरराज्यीय प्रवास है, मतलब अंतरराज्यीय हो गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक। थोड़ा सा जो है अच्छे से स्कैन नहीं हो रखा ये क्वेश्चन, तो थोड़ा एडजस्ट कर ले यहाँ पे कि भारत में होने वाला सर्वाधिक अंतरराज्यीय प्रवास कौन सा है। तो अंतरराज्यीय प्रवास हो गया, मान लो कि कोई राजस्थान का व्यक्ति है वो हरियाणा जा रहा है, ठीक है, कोई यूपी का व्यक्ति है वो आपका राजस्थान आ रहा है, तो ये होता है अंतरराज्यीय प्रवास। और ज्यादातर अंतरराज्यीय प्रवास कौन सा है, तो ग्रामीण से शहरी, यानी कि आप सोच रहे होंगे जैसे राजस्थान के किसी गांव से उठकर कोई जो है कमाने के लिए दिल्ली जाता है, कोई जो है कमाने के लिए जो है चेन्नई जाता है, तो गांव से शहरों की तरफ हो रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ग्रामीण से शहरी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना अंश उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध, तो ये पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये है दक्षिणी गोलार्ध और ये है उत्तरी गोलार्ध। तो देखो ज्यादातर स्थल भाग जो है ना पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में है, तो जो विश्व की 90% जो जनसंख्या है ना, कितनी जनसंख्या, 90% जनसंख्या आपकी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, ध्यान रखना। विश्व की 90% जनसंख्या आपकी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से विश्व के विरल जनसंख्या प्रदेशों का चयन करें। विरल जनसंख्या का मतलब हो गया जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में बिल्कुल, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में, जैसे ये पृथ्वी है तो यहां से तो ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है, इधर ऊपर जाके 90 डिग्री है, तो जो 60 डिग्री से ऊपर विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है, तो उच्च अक्षांशों पर भी क्या है, विरल जनसंख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उच्च पर्वतीय प्रदेश, बिल्कुल अपन इंडिया में देख लो लद्दाख वगैरह में जनसंख्या बिल्कुल कम है, तो बिल्कुल कम है। फिर महाद्वीपीय जलवायु का आंतरिक प्रदेश, मतलब जैसे आप ये मान लो कि कोई जो है महाद्वीप है, उसका जो समुद्र के टच होने वाला हिस्सा है ना, उस पर ज्यादा निवास करते हैं जो लोग, और जो अंदर का हिस्सा होता है उस पर कम करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया को ले लो आप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना पूरी की पूरी जो आबादी है ना 99% आबादी जो है तट पर रहती है, बाकी जो बीच का ऑस्ट्रेलिया वो एकदम खाली है। तो महाद्वीपीय जलवायु का जो आंतरिक प्रदेश है वो भी विरल जनसंख्या वाला जो है प्रदेश है, ध्यान रखना। तो चारों के चारों इसका सही उत्तर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझने में भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसको रट लेना है कि विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है, ठीक है, कि भौतिक कारक कौन सा नहीं है। तो इसमें जो उत्तर माना है आपका वो माना है खनिज संसाधन, ठीक है। खनिज संसाधन को उत्तर माना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो है भौतिक कारक नहीं है, तो वो है खनिज। खनिज का जो है इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मृदा का पड़ता है, उपजाऊ जगह वहां पर ज्यादा रहेंगे, कम उपजाऊ जगह वहां पर जो है जनसंख्या विरल होगी। अक्षांशीय स्थिति, बिल्कुल अक्षांशीय स्थिति क्या करती है, आपका मौसम को कंट्रोल करती है। उच्च अक्षांशों पर जो है भारी ठंड पड़ती है, जिसके कारण जो है वहां पर जो है लोग नहीं रहते, ठीक है। जल स्रोत, तो पीने के लिए जल चाहिए, तो जल चाहिए इसलिए जो है आपको जो है मतलब ऐसी जगह पर ज्यादा लोग निवास करेंगे जहां पर पानी आसानी से मिल जाए, इसलिए जो है मरुस्थल में जो है कम जनसंख्या होती है। तो खनिज संसाधन का जो डायरेक्ट जो है आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता विश्व की जो है जनसंख्या वितरण पर, ठीक है। खनिज नहीं होंगे वहां भी जो है, खनिजों के बिना भी जीवन यापन हो सकता है और खनिजों के जो है साथ भी हो सकता है, मतलब खनिजें तो कहीं से भी आपूर्ति की जा सकती है, बाकी मृदा, अक्षांशीय स्थिति और जल स्रोत जो है ये आवश्यक है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के आधार पर निम्नलिखित देशों का जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान करो। अवरोही मतलब घटता क्रम, बात हो रही है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024। तो नंबर 1 अपना भारत आपको पता ही है, ठीक है। एक ही चीज जिसमें नंबर 1 है वो है अपना जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद आता है चीन, ठीक है। फिर आता है यूएसए, फिर आता है आपका इंडोनेशिया। कौन सा, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद में आपका आता है पाकिस्तान। कौन आता है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद में आता है नाइजीरिया। कौन सा, नाइजीरिया। और नाइजीरिया के बाद में आता है ब्राजील, और ब्राजील के बाद में आता है बांग्लादेश। ये क्रम आपको याद रखना है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो अवरोही यानी घटता क्रम है, तो सबसे ऊपर तो चाइना होगा, तो 1 नंबर चाइना को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका दूसरे नंबर पर देखो चाइना के बाद में इंडोनेशिया आ रहा है, तो 2 नंबर पर 4 आएगा, ये रहा इंडोनेशिया। फिर देखो ऑप्शन में से नाइजीरिया आ रहा है, फिर तो नाइजीरिया यानी कि 2 नंबर आएगा, फिर ब्राजील यानी कि 3 नंबर। 14-23 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14-23 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो 35 से लेकर 45 क्वेश्चन सारे करंट जीके के हैं, अच्छे से सीधा याद रख लें, क्या पता जो है डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाए।
कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हील इन राजस्थान 2024। जो है चिकित्सा को पर्यटन के रूप में विकसित करने का, चिकित्सा को पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है। और ये नीति जो है जिस दिन से लागू हुई है वहां से 5 साल तक लागू रहेगी। ठीक है, तो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सी जो नीति को जो है विकसित किया गया है? तो हील इन राजस्थान। इसमें चिकित्सा जो क्षेत्र है उसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो 24 सितंबर को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, ध्यान रखना 24 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 किस रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया है? कवच जो है एक प्रकार से जो है 2 ट्रेनें अगर एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती है तो वो अपने आप रुक जाती है, उसको वो जो सिस्टम है उसको कवच कहते हैं। ठीक है, तो 24 सितंबर को रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 किस रेलवे ट्रैक पर स्थापित किया है? तो राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना सवाई माधोपुर कोटा। इंपोर्टेंट बनता है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहां आयोजित किया गया? ये सबसे पहली बात 5वां था, तो 7 सितंबर 2024 को स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो सबसे पहले स्वच्छ जो वायु है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आता है? 7 सितंबर को। इसका 5वां जो संस्करण है वो कहां आयोजित किया गया? तो उत्तर होगा आपका जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करंट है, इसको डायरेक्ट ही देखते हैं। सितंबर 2024 में जो है कैरोना इटली में आयोजित विश्व स्तरीय स्टोन प्रदर्शनी मार्मो में 2024 में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर होगा के बिश्नोई। और ये आपके क्या है? उद्योग व वाणिज्य मंत्री। उद्योग व वाणिज्य मंत्री है ये, उद्योग व वाणिज्य मंत्री। तो ध्यान रखना के बिश्नोई उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2024 में कैरोना जो इटली में है वहां आयोजित विश्व स्तरीय स्टोन प्रदर्शनी जो है मार्मो में 2024 में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अंतिम किस्त की राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त क्या है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना जो है लागू कब हुई? 1 अगस्त 2024 को लागू। तो ये पहले से थी, पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री राजश्री योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसका परिवर्तित नाम क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना, जो 1 अगस्त 2024 से लागू हुई है। पहले जो राजश्री योजना थी इसमें 6 किस्त होती थी। फिर इस जो लाडो प्रोत्साहन योजना में 7वीं किस्त भी जो है 50,000 रुपए की, कितने रुपए की? 50,000 रुपए की 7वीं किस्त कब दी जाती है? जब आप या तो स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हो या जो है आप 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो स्नातक उत्तीर्ण कर चुके 21 वर्ष की जो है आयु की छात्राओं को जो है 7वीं किस्त दी जाती है। पहले 6 किस्त होती थी इसमें। ठीक है, तो 6 किस्त 5 जो है पहले जो 6 किस्त होती थी ना राजश्री में, वो 50,000 रुपए की होती थी। ठीक है, अब जो 7वीं किस्त है ये भी जो है कितने की होगी? 50,000 की। तो टोटल 1 लाख होगी। कितनी? 1 लाख रुपए मिलते हैं कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। ठीक है, 7 किस्तों में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40। इसको भी डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये जो करंट का क्वेश्चन है कि 23 अगस्त को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही हेतु जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रदर्शन के लिए राजस्थान के कौन से ब्लॉक को संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है? तो उत्तर जो हो जाएगा संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान है तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है, 23 अगस्त को नीति आयोग द्वारा आयोजित जो है वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही हेतु जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रदर्शन के लिए राजस्थान का कौन सा ब्लॉक को संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहा है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान के महामारी संबंधी तैयारियों का आंकलन हेतु 27 से 31 अगस्त तक विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? विषाणु युद्धाभ्यास। ठीक है, विषाणु युद्धाभ्यास जो है वो कहां आयोजित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। ठीक है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान के नहीं आएगा, यहां में आएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आंकलन हेतु 27 से 21 अगस्त तक विषाणु युद्धाभ्यास जो है उसका आयोजन जो है अजमेर जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 42। 11 सितंबर को राजस्थान के किस स्वास्थ्य कर्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्लिनिकल नर्स श्रेणी में वर्ष 2024 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, वापस देखो इसको,
11 सितंबर को राजस्थान के किस स्वास्थ्य कर्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्लिनिकल नर्स श्रेणी में वर्ष 2024 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नाम याद रख लेना, डायरेक्ट उत्तर होगा इसका राधेलाल शर्मा। ठीक है, राधेलाल शर्मा को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन बोल रहा है 17 से 19 अक्टूबर तक लंदन में आयोजित इन्वेस्टर मीट में जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किस के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है? बात हो रही है 17 से 19 अक्टूबर में लंदन में, ठीक है, एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए जो है राज्य सरकार ने किसके साथ MOU किया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 43 में दूसरा। ठीक है, रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। नाम याद रख लेना, इसको याद कैसे रखोगे? राजस्थान IPL टीम का नाम क्या है? राजस्थान रॉयल। तो रॉयल से क्या हो गया? स्पोर्ट्स से क्या हो गया? राजस्थान रॉयल। बात स्पोर्ट्स की हो रही है तो राजस्थान रॉयल, तो रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज थोड़ा स्कूल जल्दी जाना है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है। हालांकि जो चीज आपको बतानी चाहिए वो मैं पहले बता चुका और इसमें भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लद्दाख में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान की टीम ने फाइनल मुकाबले में किसे हराकर रजत पदक जीता? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली को लद्दाख में आयोजित जो 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जो दिल्ली को हराकर राजस्थान ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग आ गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो देखो कल एक मैंने क्या बताया था, कल जो अपना एक वीडियो है पीछे का जिसमें ये चर्चा अपन कर चुके हैं। जो आजादी से पहले देखो 389 सीटें थी, कितनी? 389, ठीक है। और जो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना, इसके बाद सीटें रहेगी संविधान सभा में 299, जिसमें से जो है 226 सीटें तो प्रांतों की थी, ठीक है। 3 सीट आपकी चीफ कमिश्नरी प्रांतों की, ठीक है, और 70 सीट आपकी देशी रियासतों की। अब एक कमेंट मारा कि आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, कि 70 नहीं 93 थी। तो भाई साहब 93 इसमें थी, 93 किसमें थी? इसमें, ये ध्यान रखना, इसमें थी 93 सीट देशी रियासतों की थी। और बच गई कितनी? 93 निकाल दो 89 में से, तो बच गए 296 सीटें जो है आपकी किसकी थी? 296 सीटें जो है आपकी प्रांतों से थी। कब थी? स्वतंत्रता से पहले जब 389 सीटें थी तब यह हाल था। स्वतंत्रता के बाद 299 होगी, जिसमें से 70 ही देशी रियासतों के पास बची थी। तो उत्तर हो जाएगा आपका 299। ये चीजें थोड़ी सी समझा करो। आप कमेंट कर देते हो कि आपको पढ़ाने नहीं आ रहा, आपने तो गलत पढ़ा दिया, लेकिन बात समझ नहीं पाते आप। फिर निम्न में से कौन सा संविधान सभा में शामिल था? तो यहां पर संविधान सभा में शामिल कौन था इसको तो छोड़ो, संविधान सभा में शामिल था आपके जो है HC मुखर्जी। लेकिन मेन यह बनता है, ये क्वेश्चन उल्टा देखोगे ना वो इंपॉर्टेंट बनता है। महात्मा गांधी देखो सबसे बड़ा नाम संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इंपॉर्टेंट ये बनता है, ये नहीं बनता कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे, इंपॉर्टेंट ये बनता है कि संविधान सभा में शामिल कौन नहीं थे। तो महात्मा गांधी और तेज बहादुर सप्रू सबसे बड़े नाम है 2। इसके साथ जयप्रकाश नारायण है वो भी नहीं शामिल नहीं थे, ये सब। तो ये याद रख लेना, शामिल कौन थे उसको छोड़ो, शामिल कौन नहीं थे ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन संविधान सभा की हिंदी अनुवाद समिति का अध्यक्ष था? संविधान सभा की हिंदी अनुवाद समिति का जो है अध्यक्ष कौन था? उत्तर हो जाएगा आपका घनश्याम सिंह गुप्त। अलग नाम है, याद रख लेना। घनश्याम सिंह गुप्त जो है हिंदी अनुवाद समिति थी जो संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों में से कांग्रेसी था? इंपोर्टेंट बनता है। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को आपको वापस जो है नाम याद कर लेने, मैंने सारे बता भी चुका हूं मैं। तो प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य कांग्रेसी था ये पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। टीटी कृष्णाचारी जो है वो क्या थे? कांग्रेसी थे। ध्यान रखना आप, ये नोट कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन बोल रहा है संविधान में शामिल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कि संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत, कौन सी मनोनीत महिला सदस्य कौन थी? एनी मस्करीनी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एनी मस्करीनी जो है एकमात्र जो मनोनीत सदस्य थी, बिल्कुल सही है। मनोनीत महिला की बात हो रही है, ठीक है। फिर दक्षिणी वेलायुधन संविधान सभा में शामिल एकमात्र जो है दलित महिला थी, तो बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा में सबसे अंत में शामिल होने वाली महिला जो है मालती चौधरी थी, तो गलत है। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर थी सबसे लास्ट में शामिल होने वाली, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता
कोर। तो ये गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब संविधान सभा के बारे में जो है एक विद्वान ने कहा कि यह सिर्फ भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि संपूर्ण भारत का। ठीक है, तो ये बात कही थी आपकी विंस्टन चर्चिल ने, जो पूर्व ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री थे। तो ये उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, लाइक जरूर करें। जल्दी हम जो है फाइनल टेस्ट लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।